सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने थर्ड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बैलेंसिंग सिस्टम एंड टॉर्क टू वेट रेशियो। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग सिस्टम इन डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अब बात किया जाए तो जब हम डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो परमानेंट मैग्नेट है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण आपका जो जो टॉर्क डेवलप होगा, आप उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे। और जो उसके अपोजिशन में एक टॉर्क लगेगा, उसे कंट्रोल करने के लिए आप उसे कहेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर हम, सिंपल सी बात है ना, कि जब आप किसी भी सिस्टम को डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसके आप प्रैक्टिकल डिटेल्स पे आप उतना डिस्कस नहीं करते, आप अपने हिसाब से डिजाइन करते हो और आप ये देख के चलते हो कि हाँ, आपका किस हिसाब से आपका इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस देना चाहिए। बट बेसिकली जब हम उसे कंस्ट्रक्ट करने की बात आती है, जब हर एक एलिमेंट हम कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और जब हम उसको प्रॉपर आप कनेक्शन करना स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम आपका मूविंग सिस्टम का कनेक्शन, आपके परमानेंट मैग्नेट का पोजीशन, उसके बाद जो हर एक आपका मूविंग सिस्टम का जो जो वेट होता है, ठीक है, जनरली हम उसे लाइट वेट रखते हैं, बट उसका एक अपना वेट है, पॉइंटर का अपना एक वेट है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें जब हम असेंबल्ड करते हैं और एक कंडीशन पे पहुंचते हैं, तो वहां पे देखा जाता है कि आपका पॉइंटर का मूवमेंट तो हो रहा है, बट वो बैलेंस्ड वे में मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, ड्यू टू देयर वेट। ठीक है, जो मूविंग सिस्टम का वेट है, उसमें मूविंग सिस्टम के वेट में आपका जो कोर है उसका वेट आ जाता है, आपके मूविंग कॉइल का वेट आ जाता है, आपके पॉइंटर का वेट आ जाता है, हर किसी चीज का वेट आता है। तो अब वहां पे जो पॉइंटर का मूवमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने ये भी डिस्कस किया कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करता है और बाद में चलकर उसी को वो यूज करता है और ऑसिलेशन क्रिएट करता है अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वहां पे एक्चुअली उसको कंट्रोल वे में मूवमेंट करवाने के लिए, एक बैलेंस्ड वे में मूवमेंट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक बैलेंस वेट अपने मूविंग सिस्टम यानी मूविंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, या सिंपल कहें तो वो आपके पॉइंटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि आपका एक बैलेंस्ड वे में आपके पॉइंटर का मूवमेंट हो, ताकि आपका जो एरर हो वो उतना कम से कम हो सके, एक्यूरेसी उतनी हाई हो, सेंसिटिविटी उतनी हाई हो, ताकि आपका मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट कहलाए। और उसके बाद आप उस एक्यूरेसी पर रिलाई कर सकते हो कि हाँ, जो एक्यूरेसी हमें मिल रही है वो हमारा एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी है और हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके जो पॉइंटर है उसके साथ आप एक वेट कनेक्ट करते हो, ताकि उसका एक बैलेंस्ड वे में डिफ्लेक्शन हो सके, हम उसे कहते हैं बैलेंसमेंट, और इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग सिस्टम इन द डिफ्लेक्शन टाइप। अब हम बात करते हैं टॉर्क टू वेट रेशियो की। ठीक है, अब हम जब टॉर्क टू वेट रेशियो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब बात आती है कि टॉर्क टू वेट रेशियो होता क्या है। बेसिकली क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, अभी हमने टाइप ऑफ सपोर्ट डिस्कस किया। टाइप ऑफ सपोर्ट में जनरली हम बात कर रहे थे जब हम ज्वेल पिवोट के बारे में बात कर रहे थे, और जब ज्वेल पिवोट के बारे में बात करते थे तो ये था कि जब आपका स्पिंडल रोटेट करता है, तो जो उसका जो निचले का पार्ट है जिसको आप पिवोट बोलते हो, वो आपके ज्वेल बेयरिंग में रोटेट करता है। और ज्वेल बेयरिंग में जब वो रोटेट करता है, तो उसके बीच का जितना आपका कॉन्टैक्ट एरिया होता है, उस हिसाब से एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो कि आपके डेवलप्ड जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसके अपोजिट में लगेगा, जो कि उसके जो आपका ऑपरेशन है जिससे आप मेजरमेंट करते हो, वो मेजरमेंट आपका एररफुल बनाता है। ठीक है, तो वहां पे अब बेसिकली अगर बात करें, तो एक चीज हम ये कर रहे थे, जब हम मूविंग सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि जो भी आपका मूविंग सिस्टम होना चाहिए उसका वेट कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके मूविंग सिस्टम का वेट कम होगा तो कम टॉर्क डेवलप पे ही आपका एक्यूरेट पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा और एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके सिस्टम का वेट कम होगा तो उसके कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कम होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपका कम होगा तो आपका जो 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 टॉर्क है जो अप्लाई होगा आपके मूविंग सिस्टम पे, उससे जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा वो एक्यूरेट डिफ्लेक्शन होगा और आपको एक्यूरेट वैल्यू पता चलेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, टॉर्क टू वेट रेशियो को हम ये बोल सकते हैं कि जो टॉर्क और वेट का जो रेशियो है, अगर मैं सिंपली बात करूं तो किसी भी सिस्टम के लिए ये जो रेशियो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, और ये हाई कब हो सकता है? या तो आपका जो डेवलप्ड जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो हाई हो जाए तो टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होगा, या फिर आप वेट को रिड्यूस करो तो टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होगा,
या फिर आपका दोनों हो कि टॉर्क भी ज्यादा हो रहा है और वेट भी कम हो रहा है, तब भी आपका टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क है वो एक्चुअली आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो कि खर्च होता है आपके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के लिए। तो अब अगर मान लेते हैं कि आपका टॉर्क, या तो अगर आपका मान लेते हैं जितना भी आपका जो मूविंग सिस्टम है उसका वेट है, उसको रोटेट करने में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो कि आपका फ्रिक्शनल एरर में कन्वर्ट होता है, तो उस फ्रिक्शनल एरर को कॉम्पनसेट करने के लिए या तो जितना आपके टॉर्क की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज्यादा टॉर्क डेवलप करो, ताकि जो भी एक्स्ट्रा टॉर्क आपने डेवलप किया है वो आपके फ्रिक्शन को कॉम्पनसेट करे, और जो एक्यूरेट टॉर्क हो वो आपके मूविंग सिस्टम पे अप्लाई हो, ताकि पॉइंटर का डिफ्लेक्शन एक्यूरेटली हो, यानी कि 4 एम्पियर करंट का मेजरमेंट 4 एम्पियर करंट आपको मेजर करके वो बताए। बट अगर सपोज मान लेते हैं कि आपने अपने टॉर्क को इंक्रीज नहीं किया और आपके मूविंग सिस्टम में ज्यादा अगर फ्रिक्शनल एरर हो रहा है, तो इससे क्या दिक्कत होगी कि जहां पे आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन 4 एम्पियर के लिए होना चाहिए था, वहीं पे आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन 3.9 या 3.8 एम्पियर का होगा, और वो 0.1 या 0.2 एम्पियर का जो लेस आपने जो मेजरमेंट किया है वही आपका फ्रिक्शनल एरर कहलाएगा। ठीक है, तो हमें यह भी पता है कि अगर फ्रिक्शनल एरर आपके इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा होगा तो उसके जो एक्यूरेसी होगी वो उतनी ही कम होगी, और हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उससे मेजरमेंट करते हैं, आप हाई एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं, तो उस हाई एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होना चाहिए। टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होने का मतलब है कि आपका जो डेवलप्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो थोड़ा सा रेटेड वैल्यू से थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस करवाओ, ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको वो कॉम्पनसेट करे और एक्यूरेट टॉर्क आपके मूविंग सिस्टम पे अप्लाई हो, ताकि आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन हो। पहला चीज। दूसरा कि आपका जो वेट है वो जितना कम होगा उसका फ्रिक्शनल फोर्स उतना कम होगा, तो उतना ही कम एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट की आपकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक तो है कि जो पिवोट है उसमें जो आपका फ्रिक्शनल एरर होता है, दूसरा जो है आपका इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें कुछ ना कुछ तो आप ऑब्वियसली बात है कि एयर होगी, तो जो आपका मूविंग सिस्टम उसमें मूव करेगा तो वो एयर को डिस्प्लेस भी करेगा, तो उस एयर के कारण भी एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जिसको हम विंडेज लॉस या विंडेज एरर भी कहते हैं। तो इसलिए अगर आपके इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, इस टाइप के जो फ्रिक्शनल एरर उसको रिड्यूस करेगा, तो आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि फॉर एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टॉर्क टू वेट रेशियो should be high so that frictional error of the same which increases the accuracy of the ठीक है। So students, we have achieved our third learning outcome, that is balancing system and torque to weight ratio, and I hope that you have understood it very well. So फिर से करता हूं। So students, we have achieved our third learning outcome, that is balancing system and torque to weight ratio, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.